नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए और बयानों के शोर में मुद्दे कहीं गायब न हो जाएं, इसीलिए एक खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उम्र सिर्फ 13 साल, पढ़ाई लिखाई में भी होनहार, और वो फांसी के फंदे पर लटक जाए, सुसाइड कर ले, ये बात आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक ख्याल भर किसी भी मां बाप का दिल दहला देने के लिए काफी है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के चक्रव्यूह में इस डरावनी हकीकत को जैसे कि उसने सामने ला दिया। आज ऐसी खबर लखनऊ से आई है जहां यश नाम का 13 साल का मासूम ऑनलाइन गेमिंग का नया शिकार बन गया। उसने अपने घर की पहली मंजिल पर फांसी लगाकर जान दे दी। यश लखनऊ के मोहनलालगंज के धनुआसाड़ इलाके का रहने वाले किसान सुरेश कुमार यादव का बेटा था, बल्कि उनका एक इकलौता बेटा था, और वो छठी क्लास का स्टूडेंट था। अपनी मां के मोबाइल को स्क्रॉल करते करते कब वो ऑनलाइन गेम खेलने लग गया, घर में किसी को भनक तक नहीं लगी। और उसी मोबाइल नंबर से पिता का बैंक अकाउंट जो है वो कनेक्टेड था। खाते में 13 लाख रुपए जमा थे जो उन्होंने खेत बेचकर घर बनाने के लिए जुटाए। यश ने मोबाइल से ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलना शुरू किया और 1.5 महीने में ही वो सारे पैसे जो उसके पिता के अकाउंट में रखे हुए थे, 13 लाख रुपए, वो सारे पैसे हार गए। एक दिन पहले जब पिता पैसे निकालने के लिए बैंक गए, तब जाकर ये राज खुला और यश ने डर के मारे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जो मोबाइल वाला चला सिस्टम, मैं खेल रहा था, मेरे खाते में 11 लाख रुपए था, उसने वो मिला के उसका पूरा पैसा हार गया था। उसकी बात ये मतलब था कि वहाँ से आया, लेकिन हमने कोई बात नहीं कहा। हमने कहा बेटा ये सब गलत कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे लिए मजदूरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। तो वो यहाँ से गया था हुआ गया तो बैंक वाले कहा कि जब 20,000 का चेक भरे तो बैंक वाले खाएंगे, खाता पैसा नहीं है, तुम पे जीरो है। 13 लाख रुपया है भैया। जब वो लिस्ट निकाला कहीं देखो 9 लाख के खाते में गया। कोई गेम खेलता बच्चा, फ्री फायर खेलता था। इसमें इंस्टाग्राम से एक आईडी मिली थी गेम की, इसने मुझे दिखाया था, तो मैंने कहा पैसे मत लगाना। इसने कहा ठीक है, पैसे नहीं लगाएंगे हम। तो इसके बाद इसने पता नहीं कैसे क्या हुआ पैसे लगाए, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, तो मैं नहीं जानता। बाकी 2 महीने से मिल भी नहीं रहा हमसे। तो मासूम यश का चेहरा पूरे मोहल्ले की आंखों के सामने घूम रहा है। मां रह रहकर पछाड़ खा रही है और पिता सन्नाटे में है कि ये सब क्या हो गया। बहुत मुश्किल से जुटाई जमा पूंजी तो हाथ से गई ही, और कलेजे का टुकड़ा भी नहीं रहा। जीवन भर का दर्द मिल गया। माता पिता ने यश नाम रखा होगा ये सोचकर कि बड़ा होकर बेटा यशस्वी बनेगा, खूब नाम कमाएगा, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसकर सब कुछ तबाह हो गया। इंटरनेट वाला स्मार्टफोन, मोबाइल नंबर से जुड़ा बैंक खाता और मोबाइल पर बार बार पॉपअप होने वाला ऑनलाइन गेम, और उसमें आसान जीत का प्रचार करने वाले पसंदीदा सेलिब्रिटी, ये सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल रच रहे हैं जिसमें यश जैसे नन्हे मासूम की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े समझदार नौजवान भी फंस रहे हैं और फिर फंसते ही चले जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग में मिली छोटी सी जीत बड़ा दांव लगाने के लिए उकसाती है, और वहीं हार का झटका ये उम्मीद जताती है कि अगले गेम में भरपाई कर लें, और इस तरीके से शुरू होती है ऑनलाइन गेमिंग की लत। इस जाल में फंसकर जान गंवाने वाला पहला मासूम नहीं है यश। इंदौर का 13 साल का अकलंक जैन, उसकी कहानी भी यही है। इंदौर का रहने वाला 13 साल का अकलंक जैन परिवार का इकलौता बेटा था। 1 अगस्त को उसने भी फांसी लगाकर जान दे दी। 7वीं कक्षा में पढ़ता था, होनहार छात्र था, लेकिन मोबाइल पर गेम खेलने की आदत जिंदगी पर भारी पड़ गई। वो भी फ्री फायर गेम खेलता था और उसने इस गेम में सिर्फ 3,000 रुपए हारे थे, लेकिन मां के बैंक खाते से मां को बताए बगैर ये पैसा कट गया या ये पैसा हार गया। अकलंक इस डर से
अकलंक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बर्थडे के अगले दिन ही उसने फांसी लगा ली। यश और अकलंक की मौत हर मां बाप को अलर्ट करने वाली खबर है। बच्चों के हाथों में मोबाइल थमाकर हमारा निश्चिंत हो जाना उन्हें कैसे बड़े खतरे की तरफ धकेल रहा है, यह उसकी छोटी छोटी वानगी है। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है। उसे ऑनलाइन गेम का चस्का तो नहीं लग रहा, वो चोरी छिपे ऑनलाइन गेम तो नहीं खेल रहा जो पैसों की हार जीत से जुड़ा हुआ है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मोबाइल में यूपीआई और बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल लापरवाही से तो नहीं हो रहा, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो है या नहीं है। ऐसी और भी बहुत सारी सावधानियां हैं जिसे बरतना आज जरूरी हो गया है। लेकिन यश और अकलंक ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्री फायर के जाल में फंसे कैसे? इस ऐप को तो सरकार ने साल 2022 में डेटा प्राइवेसी एक्ट और सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर 2022 में ही बैन कर दिया था। यह सवाल सबके मन में उठ रहा है, तो इसका जवाब है इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जहां से ऐसे ऐप के लिंक शेयर किए जाते हैं, वहां से बच्चों के हाथ इस तरह के गेम्स के लिंक लग रहे हैं और दावा किया जाता है कि इसको खेलकर आप फटाफट मोटा पैसा कमा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर गुमनाम अकाउंट से पहले बच्चों से दोस्ती की जाती है और फिर उन्हें ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उकसाया जाता है। लखनऊ के यश के मामले में भी यही बात सामने आ रही। उसे इंस्टाग्राम से ऑनलाइन गेमिंग का लिंक मिला था। इसके अलावा गूगल ऐप पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ऐसे अपडेटेड वर्जन मौजूद हैं जिसमें अलग तरीके से बच्चों को फंसाया जाता है। ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप को स्किल बेस्ड ऐप बताया जाता है। इसमें बच्चों को फाइटिंग का गेम पहले सिखाया जाता है। ऑनलाइन गेम में जीतने के लिए उसके बाद जो ऐप पर मौजूद एडवांस टूल्स होते हैं उनको खरीदने के लिए कहा जाता है, जैसे कि ऑनलाइन आर्म्स खरीद सकते हैं, आप ज्यादा स्किल्ड स्पोर्ट्समैन खरीद सकते हैं या फाइटर खरीद सकते हैं। अगर आपको लालच दिया जाता है कि अगर इस फाइटर के जरिए आप खेलेंगे, इसके साथ अगर गेम में उतरेंगे, इस हथियार के साथ उतरेंगे तो आपके जीतने की संभावना ज्यादा होगी और उसके लिए फिर पैसे चार्ज किए जाते हैं। और ऑनलाइन गेम में बच्चों को कई बार पता नहीं लगता और कई बार वो धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट जो है ऑनलाइन उससे कनेक्टेड होता है और बच्चों को कई बार इस बात का अंदाजा नहीं होता कि खेल खेल में वो कितने पैसे हार जाते हैं या कितने पैसे गवा देते हैं। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन गेमिंग की एक लत बन जाती है, एक जुए की तरह आपको इसकी लत लग जाती है। लेकिन यह तो यश और अकलंक जैसे मासूमों की बात थी। ऑनलाइन गेमिंग से तुरंत पैसा कमाने का चस्का देश के युवा पीढ़ी को भी लग गया है और वो कर्ज से लेकर सुसाइड तक के जाल में फंस रहे हैं। लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। सरकार ने इसी साल अगस्त में ऑनलाइन में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास किया, जो रियल मनी गेम्स पर बैन लगाता है, यानी कि वैसा गेम जिसमें कि आप पैसा दांव लगा सकते हैं या पैसे के जरिए चीजों को खरीद सकते हैं, उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जिसको ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई, वो मोटा पैसा जीतने की उम्मीद में अंडरग्राउंड ऐप्स को ढूंढ कर खेलना शुरू कर दे रहे हैं। यूपी के उन्नाव के कांस्टेबल थे सूर्यप्रकाश, उनकी कहानी जरा सुनिए। 2016 बैच में पुलिसकर्मी के तौर पर भर्ती हुए सूर्यप्रकाश, लेकिन चस्का ऑनलाइन गेमिंग का लग गया और ऐसा लगा कि पैसा उधार लेकर और यहां तक कि बैंक से लोन लेकर ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया और 15 लाख रुपए हार गए और नौबत सुसाइड तक पहुंच गई। तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप का जाल कहां तक फैल चुका है, इसे एक सरकारी अनुमान से आप समझ सकते हैं, जो ये कहता है कि हर साल 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसकर 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसे गवा देते हैं। 20,000 करोड़। 90% युवा पीढ़ी ऑनलाइन गेम खेल रही है और उनकी औसत आयु 24 साल है। अब आप सोचिए यह कितना बड़ा खतरा है और यह आपके लिए कैसे एक अलर्ट मैसेज है कि आपके बच्चे
अगर मोबाइल पे अपना समय बिता रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, क्योंकि जाने अनजाने वो किसी मुसीबत में फंस सकता है, वो जो कि आपको भी मुसीबत में डाल सकता है और जो कई बार उसकी जिंदगी के लिए भी भारी साबित हो सकता है। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि गाजा पर कब्जे के पीछे इजरायल और अमेरिका का प्लान क्या है। तो ब्रिटेन के एक लेखक H.G. वेल्स की एक मशहूर कहावत है कि अगर हम युद्ध नहीं खत्म करते हैं तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। लेकिन इजरायल और फिलिस्तीन का युद्ध खत्म कैसे होगा? खत्म होना तो छोड़िए, ये आग और भड़क चुकी है। अब तो सवाल उठ रहा है कि क्या इजरायल और फिलिस्तीन में युद्ध की आग कहीं अरब मुल्कों की हद से बाहर तो नहीं जाने वाली है? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पहले जरा इसको समझिए। तो अमेरिका ने मान लिया है कि गाजा का हल कूटनीति के जरिए अब संभव नहीं है, यानी अब युद्ध ही समाधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर और चौंका दिया कि उन्हें तो खबर तब लगी जब कतर पर हमला हो चुका था। उधर कतर की राजधानी दोहा में इजरायल के खिलाफ 50 मुस्लिम देश एकजुट होकर बैठक किया। उन्होंने पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को नेटो जैसा फोर्स बनाने की सलाह दे दी। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्को रूबियो भी इजरायल के बाद कतर पहुंच गए हैं और उनका मकसद कतर पर इजरायल के हमले के बाद भड़की आग को थोड़ा शांत करना है। तो इजरायल ने एक साथ जंग के कई मोर्चे खोल रखे। पूरे अरब वर्ल्ड में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई, लेकिन इजरायल को लेकर जो सबसे जोरदार हमला है वो गाजा पर हो रहा है। जैसे इजरायल ने गाजा का नामो निशान मिटाने का फैसला कर लिया है। गाजा नॉन स्टॉप जल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान गाजा में सैकड़ों मिसाइलें गिरी, या यूं कहें कि दागी गई। गाजा में हालात ये हैं कि कब और कहां कौन सी मिसाइल बरस पड़े कोई नहीं जानता। इन तस्वीरों को देखिए आप गौर से, और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे धरती का अरब वाला एक कोना बारूदी धमाकों से दहल रहा है। हमास का कोई अड्डा कहीं भी सुरक्षित नहीं। इजरायल ने गाजा के हर कोने को तबाह करने का जैसे फैसला कर लिया, और पहले से ही आधे से ज्यादा गाजा जो है वो रेगिस्तान में तबाह हो चुका है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजरायल ने पूरे के पूरे गाजा को समतल करने का फैसला ले लिया है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू बुलडोजर का काम मिसाइलों से ले रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने लिखा कि गाजा जल रहा है। इजरायली सेना पूरी ताकत से आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही है। कार्ड्स ने कहा कि बंधकों की रिहाई और हमास की हार तक जंग नहीं रुकेगी, और ऐसा ही हो भी रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले महीने सेना को गाजा शहर पर कब्जे का आदेश दिया था, और जिसके बाद इजरायली फौज ने गाजा पर पूरी तरह से कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। इजरायल की ओर से पहली बार बड़ा जमीनी हमला किया गया है, और यह हमला गाजा शहर के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ। गाजा पर कब्जे के लिए करीब 70,000 रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश जारी कर दिया गया है, और प्लान के मुताबिक गाजा पर कब्जे के अभियान के लिए कुल मिलाकर 1,30,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे, और पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40 से 50,000 सैनिक बुला भी लिए गए, और दूसरी खेप नवंबर दिसंबर और तीसरी खेप फरवरी मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। गाजा के 75% हिस्से पर पहले से ही इजरायल का कब्जा है। जाहिर है गाजा के 25% हिस्से पर कब्जा करने में बहुत देर नहीं लगने वाली। लेकिन सवाल यह है कि गाजा पर कब्जा करके इजरायल क्या करना चाहता है? तो इसका जवाब अमेरिका से मिल रहा है। असल में गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर ट्रंप सरकार ने 38 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की थी, और जो कि लीक हो गई। ग्रेट ट्रस्ट नाम के इस दस्तावेज के मुताबिक अगले 10 साल में अमेरिका गाजा को विकसित करके यूं कहिए कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से उसको जोड़ना चाहता है। गाजा के कायाकल्प के लिए अमेरिका 165 अरब डॉलर का निवेश करने को उसने का प्लान बनाया हुआ है, और इसके तहत गाजा को स्मार्ट हाईटेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
गाजा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर, लग्जरी रिजॉर्ट्स और डिजिटल आईडी शहर बनाए जाएंगे और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक तरीके से आखिरी छोर इजराइल के बंदरगाह से ग्रीस तक जो ये समुद्री मार्ग है उससे इसको जोड़ा जाएगा। तो मौजूदा वक्त में इजराइल का हाइफा जो शहर है, जो बंदरगाह है, वो यूरोप के लिए गेटवे है। गाजा के विकास के बाद यूरोप के लिए इजराइल का नया गेटवे गाजा बन सकता है। अमेरिका इस कॉरिडोर को चीन के BRI के जवाब में तैयार करना चाहता है और यही वजह है कि एक तरफ इजराइल गाजा पर बारूद बरसा रहा है और दूसरी ओर गाजा के लोगों को निकलने का मशवरा भी दे रहा है। नेतन्याहू की फौज ने स्पष्ट कर दिया है कि हमले तो रुकेंगे नहीं, इसलिए जिसे जान बचानी है वो तुरंत सामान बांध ले। लिहाजा गाजा में जो बचे खुचे लोग हैं वो भी बारूद बरसने से पहले गाजा की सरहद पार कर लेना चाहते हैं। इजराइल के मुताबिक अब तक 3.5 लाख लोगों ने शहर छोड़ दिया है। करीब 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमले में 1219 इजरायली मारे गए और जिसमें से अधिकतर आम नागरिक थे। हमास ने 251 इजरायलियों को बंधक भी बना लिया था, जिसमें से 49 अभी भी गाजा की बंधक में, या यूं कहे कि हमास के पास बंधक है। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि 49 में से 27 बंधक मारे जा चुके हैं और जो जिंदा हैं इजराइल उन्हें छुड़ाने के लिए लगातार कोशिश करता रहा है। लेकिन दुनिया के तमाम बड़े देश अरब में बरसते बारूद पर खामोश रहे। इस बीच 9 सितंबर को इजराइल ने अरब के एक और देश कतर पर मिसाइलें दागी। इजराइल का टारगेट हमास का चीफ खलील अल हैया था, लेकिन हमले में अल हैया बच गए, जबकि हमास के 5 मेंबर और कतर का एक सुरक्षा अधिकारी मारा गया। कतर पर हमला हुआ तो सबको लगा कि अब तो यह हद ही हो गई, कहीं अगला नंबर उनके देश का ना हो। इसीलिए कतर की राजधानी दोहा में OIC की एक मीटिंग बुलाई गई और इस बैठक में करीब 50 मुस्लिम देशों के नेता जुटे और बैठक में पाकिस्तान ने कहा, यह मशवरा दिया कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाल देना चाहिए और इजराइल के खिलाफ इस्लामी देशों की एक टास्क फोर्स बनाई जाए और पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को मिलकर नेटो जैसा एक ज्वाइंट फोर्स बनाने का भी सुझाव दे डाला। तो जरा सोचिए, जो पाकिस्तान खुद दिवालिया है, जो जमाने भर के मिले कर्ज पर जिंदा है, वो मुल्क नेटो जैसा फोर्स बनाने की सलाह दे रहा है, वो इस तरह के फोर्स बनाने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन इसी बैठक को कतर के 2 अहम पड़ोसी देश UAE और बहरीन, इन दोनों देशों ने कोई भाव नहीं दिया। दोनों देशों ने अपने सर्वोच्च नेताओं को भेजने की बजाय मामूली प्रतिनिधि भेज दिए, जिसे कतर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे कतर और बहरीन ही नहीं, अमेरिका ने भी इजराइल का पूर्ण समर्थन करके दोहा में जुटे इस्लामिक देशों के नेताओं को एक क्लियर मैसेज दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्को रूबियो ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर शांति चाहिए तो हमास का खात्मा हर हाल में होना ही चाहिए। And as long as they exist, as long as they're around, there will be no peace in this region because they are not agents of peace, they are agents of barbarism. And it's still a fundamental fact that the people of Gaza deserve a better future, a future which is not possible until the hostages are all released and Hamas no longer exists. तो दोहा में मुस्लिम देशों के जमावड़े के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की इजराइल के बाद कतर पहुंचने का जो ये घटना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूबियो ने जो कहा कि कतर से बातचीत के जरिए ही ये हल निकाला जाना चाहिए इस मामले का, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने कतर पे हमला किया, उसकी जिस तरीके से निंदा की जानी चाहिए थी या उसको लेकर जिस तरह का स्टैंड अपनाया जाना चाहिए था, अमेरिका ने वो नहीं अपनाया। ये बताता है कि अमेरिका इजराइल के साथ इस जंग में किस तरीके से बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जिस तरह इजराइल ने हमास के सर्वनाश तक चुप न बैठने का संकल्प लिया हुआ है, उससे अरब में अमन की उम्मीद फिलहाल तो कम ही दिख रही। तो चलिए अब क्लियर कट में अगली स्टोरी का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि घुसपैठ के खिलाफ PM और CM के अभियान को डिरेल करने का आरोप किस अधिकारी पर लग रहा है।
तो अपने देश के लगभग हर इलाके में, खासकर हिंदी पट्टी में, बच्चे के जन्म पर सोहर गाए जाने की परंपरा रही है। और पूर्वांचल के इलाके में तो एक बड़ा मशहूर सोहर है, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी हो, गाया भी हो। तो उस लोकप्रिय सोहर की एक लाइन है कि वो ललना हमार डीएम हुई हैं हो। मतलब बच्चे के जन्म के साथ ही परिवार वाले बच्चे का टारगेट सेट कर देते हैं, और टारगेट होता है कि बड़ा होकर बड़ा अफसर बनना है, डीएम एसपी, इससे कम तो बनना ही नहीं। तो ऐसा क्रेज है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसी सर्विसेज का। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए क्रेजी इस देश में ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता जब देश के किसी कोने में किसी बड़े सरकारी अफसर के भ्रष्टाचार का भांडा न फूटता। ऐसी कहानियां सामने आती है कि लगता है कि उस सोहर के बोल को बदल दिया जाना चाहिए और गाया जाना चाहिए कि वो ललना हमार, मत करना भ्रष्टाचार। तो इस बार ऐसी ही एक कहानी सामने आई है असम से, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। और इसी अभियान के बीच सीएम साहब को खबर मिली कि उन्हीं की एक मातहत, उनके ही राज्य की एक पीसीएस अधिकारी नुपुर बोरा रिश्वत लेकर हिंदुओं की जमीनें संदिग्ध लोगों को बांटने में लगी हुई है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देने में लगी हुई। उसके बाद सीएम की बनाई स्पेशल विजिलेंस सेल ने असम सिविल सर्विस की अफसर नुपुर बोरा पर नजर रखना शुरू किया। पूरे 6 महीने तक नजर रखी गई, और जब संदेह पुख्ता हो गया तो छापेमारी की गई, और छापे में नुपुर बोरा के घर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश मिले और 1 करोड़ रुपए के गहने भी मिले। पुलिस ने असम सिविल सर्विस की अधिकारी नुपुर बोरा को गिरफ्तार कर लिया है। বিষয়াগৰাকীয়ে বৰপেটাত মাটিৰ বহুত গণ্ডগোল কৰাৰ কাৰণে আজি আমি 6 মাহৰ পৰা অসমত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহৰ ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত বহুত বেছি দুৰ্নীতি হৈ আছে। এই বিষয়াগৰাকীয়ে আমাৰ হিন্দুৰ মাটি সন্দেহযুক্ত মানুহলৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমি স্ক্ৰিনিঙত ৰাখি থৈছিলোঁ। तो चंद रोज पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब असम का दौरा किया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि राज्य की जो जमीनें पुराने दौर में घुसपैठियों के कब्जे में चली गई थी, उसे वापस लेने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में असम का ही अफसर घूस लेकर फिर से जमीनों को संदिग्धों में बांट रहा है। सोचिए, यह हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार को कैसे बर्दाश्त होता। इसीलिए पूरी जांच पड़ताल के बाद नुपुर बोरा पर धावा बोला गया। और पहले आप सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा था, फिर आपको नुपुर पर एक्शन की बाकी कहानी बताते हैं। असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। तो एक तरफ पीएम और सीएम मिलकर असम को घुसपैठ की समस्या से आजादी दिलाने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 7 साल पहले बहाल हुई अफसर पर आरोप है कि वो सरकार के मिशन को डिरेल करने में लगी हुई। नुपुर बोरा 2019 बैच की एसीएस अफसर है और असम के गोलाघाट की रहने वाली हैं, और बतौर सर्कल ऑफिसर अभी उनकी तैनाती असम के कामरूप जिले में थी। और इससे पहले बोरा की पोस्टिंग बारपेटा और कार्बी आंगलोंग जिले में थी। और बताया जा रहा है कि बारपेटा में ही तैनाती के दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए का जमीन घोटाला किया, और जब बोरा का तबादला बारपेटा से कामरूप हुआ, तब भ्रष्टाचार की कई शिकायतें सीएम के विजिलेंस सेल को भेजी गईं। बोरा पर आरोप लगा था कि अफसर बनने के 7 साल के भीतर ही उन्होंने अकूत दौलत जुटा ली, जो कि बगैर ऊपरी कमाई के संभव नहीं। जितने के जेवर और जितना कैश उनके घर में मिला है, वो बोरा की अब तक की मिली सारी सैलरी को अगर जोड़ लिया जाए तो भी उससे बहुत ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि अखिल गोगोई, जो कि असम के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि नुपुर बोरा ने जमीन के कामों के लिए रेट कार्ड तय कर रखा था बाकायदा, जो 1500 से लेकर 2 लाख रुपए तक था, यानी जैसा काम वैसा दाम। तो छापेमारी से पहले
विजिलेंस सेल नुपुर बोरा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी लगातार नजर रखे हुई थी, जहां ये मैडम लेटेस्ट फैशन वाले डिजाइनर कपड़ों में अपनी फोटो लगातार पोस्ट करती रहती थी। घर के महंगे डेकोरेशन से लेकर इनके शानदार ट्रिप्स तक की हर फोटो विजिलेंस टीम देख रही थी, परख रही थी और इसके बाद इन पर एक्शन लिया गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि नुपुर बोरा के बारपेटा और गोलाघाट में कई बैंक लॉकर भी हैं, जिनकी अब जांच की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, यह बात सिर्फ एक सरकारी अधिकारी के भ्रष्टाचार का भांडा फूटने की बात नहीं है। यह ऐसा सिलसिला बन चुका है जो रुकता ही नहीं दिख रहा। इसीलिए नुपुर का मामला सामने आते ही सोशल मीडिया एक तरीके से उबल पड़ा है। उन्हीं में से एक बहुत रोचक कमेंट को जरा देखिए। इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे विनोद ने नुपुर बोरा की 4 तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि नुपुर बोरा 6 साल की सर्विस, करोड़ों कैश, गोल्ड, संपत्ति। फौज में 6 साल की सर्विस में आपको गर्व होता है जब आपकी पोस्टिंग राष्ट्रीय राइफल्स में होती है, जब आप रोड ओपनिंग पार्टी को लीड करते हैं, जब आप काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। आप कर्तव्य के इस रास्ते पर आप अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने सवाल पूछा कि कब बदलेगा हमारा सिस्टम, भारत को बाबूशाही से आजादी कब मिलेगी। वैसे सिर्फ एक रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर एमजे विनोद की सोच नहीं है। आज भारत का हर वो नागरिक ऐसे मामले सामने आने के बाद इस सोचने को मजबूर हो जाता है कि कहीं विकास के रास्ते पर हमारे देश की गाड़ी इसलिए तो नहीं हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही है क्योंकि ऐसे कुछ अफसर रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे कर रहे हैं। यह वो सवाल है जो हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। तो अब आपको अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की तरफ लेकर चलते हैं। बिहार में राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के लिए बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है और आज तेजस्वी अपने लाव लश्कर के साथ पटना से जहानाबाद के लिए निकले और इस दौरान नवभारत रिपोर्टर साकेत कुमार ने उनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है। दिखाते हैं आपको एक छोटा सा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है। तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा पर निकले हैं, पहले वोटर अधिकार यात्रा और अब बिहार अधिकार यात्रा। तेजस्वी जी, बिहार अधिकार यात्रा में क्या कुछ मांग आप लोग रख रहे हैं, क्या लोगों के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में हम लोगों 20 से 25 जिला हम लोगों ने किया था कवर, और जो बाकी के जिला जो छूट गए थे तो वहां से मांग आ रही थी कि यहाँ भी आना चाहिए। इसलिए देखते हुए जो बाकी के जिले हैं वहां भी हम पहुंच रहे हैं। और देखिए, बिहार में लोग परेशान हो गए बढ़ते भ्रष्टाचार से और बढ़ता अपराध से। बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है यहाँ का मुद्दा है। गरीबी है, पलायन है, कारखाने नहीं है, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ये सारे आंकड़े हैं। बिहार सबसे अंतिम राज्यों में जो है गिना जा रहा है, और वो तब जबकि 20 साल एनडीए ने यहाँ राज किया और 11 साल केंद्र में होने के बाद भी, लेकिन कोई कारखाना नहीं, कोई चीनी मिल नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई निवेश नहीं। देश में प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे कम है। तो लोग जो हैं इस बार गुस्से में हैं, लोग चाहते हैं बदलाव हो। अब लोग थक गए हैं इस मौजूदा खटारा सरकार से। लोग अब कह रहे हैं कि 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश और एनडीए की सरकार। तो इस बार जो है जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मुद्दों पर ही हम लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। एसआईआर का इशू था तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं उच्चतम न्यायालय को कि उन्होंने फटकार लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को जो है आधार जोड़ने को कहा, जो हमारी लड़ाई थी। एसआईआर का हमने विरोध नहीं किया, प्रक्रिया का विरोध किया था। प्रधानमंत्री कल थे सीमांचल में, वो कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा जो आप लोग निकाल रहे हैं वो घुसपैठियों को बचाने के लिए, उनको कवर फायर देने के लिए ये तमाम चीजें हो रही। ये आरोप आप लोगों पे लगता है। और साथ में मोदी जी ये भी कहते हैं कि मैं खड़ा हूं और जो भी बचाना चाहेंगे घुसपैठियों का वो संभव नहीं है। मोदी जी के पास कहने को कुछ नहीं है। मोदी जी से हम जानना चाहते हैं, आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और आप ही की एनडीए की सरकार बिहार में 20 सालों से है, तो घुसपैठिया लाया कौन?
और क्या कार्रवाई की आपने 11 साल और 20 साल। झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठी थे, अब चुनाव नहीं है तो खत्म हो गई घुसपैठी। ऐसा क्या कर दिया, अब जहां चुनाव है वहां घुसपैठी आ गए। प्रधानमंत्री जी को मामूली से भी जानकारी है कि नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जो हलफनामा एफिडेविट जो दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें घुसपैठियों का कोई जिक्र नहीं है। तो ये कहां से आ गया इन्फॉर्मेशन। प्रधानमंत्री को हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आया तो जिम्मेवार वो है, गृह मंत्री जिम्मेवार है, बिहार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। ये तो कई बार आएंगे बिहार, आप लोगों पे सीधा निशाना होता है भ्रष्टाचार, परिवारवाद को। प्रधानमंत्री की भाषा ही नफरत की भाषा है। चुनाव में आएंगे मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस छुड़ा लेगा, क्या बातें कर रहे हो, कितने हल्की बात करते हैं। मुद्दे के बारे में बताइए, अपना काम का हिसाब दीजिए। आपको इतनी बिहार की चिंता तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया।